हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है ड्यूटी ऑफ केयर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज डायरेक्टिव इन रचना गांगू टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू डिजाइन अ नो फॉल्ट कंपनसेशन स्कीम कह रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है रचना गांगू केस में। किसके किसके लिए वो निर्देश आया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए आया है कि वो एक ऐसी स्कीम बनाए, एक ऐसी स्कीम को डिजाइन करें जो कि नो फॉल्ट कंपनसेशन हो। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम बनाए, एक ऐसी स्कीम लेके आए सरकार, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, कि उसमें लोगों को प्रूफ ना करना पड़े कोई चीज कि उनके साथ गलत हुआ है और उनको कंपनसेशन भी मिल जाए। किस लिए ऐसी स्कीम बनाने के लिए बोला है सुप्रीम कोर्ट ने? फॉर सीरियस एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन AEFI अराइजिंग फ्रॉम इंडियाज कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन। कह रहा है कि ये इसलिए आया है कि ये जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं, मतलब जब हम लोग के शरीर में वैक्सीनेशन लगाई जाती है तो कुछ लोगों को बहुत ही कम मात्रा में होता है कि कुछ एडवर्स इफेक्ट उनकी बॉडी में आने लग जाते हैं, जिससे मान लो उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो पैरालाइज हो जाते हैं या और भी कोई नुकसान हो जाता है। तो कह रहा है कि ये सब जो चीजें होती हैं इसके बाद उनको कंपनसेशन भी तो मिलना चाहिए भाई, उनको पैसा भी तो मिलना चाहिए कि उनके साथ इतना गलत हो गया है। तो बस सुप्रीम कोर्ट ने यही निर्देश दिया है कि इसी तरीके की आप स्कीम बनाइए कि ये जो हमारे पेशेंट हैं, ये जो कॉमन इंसान है, इनको जो नुकसान हो रहा है तो भाई वो उनको प्रूफ ना करना पड़े। ऐसा ना हो कि वो बस चार चक्कर ही मार रहा है, जिंदगी भर प्रूफ करता रह रहा है कि नहीं नहीं मेरी इस दवा की वजह से मेरे साथ हो गया, वैक्सीन की वजह से मेरे साथ हो गया। उसको प्रूफ ना करना पड़े और उसको कंपनसेशन भी मिल जाए। Marks a shift from fault-based liability system to a no-fault one in state-run public health program। कह रहा है कि इस जो निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो ऑर्डर दिया है, इससे एक बहुत ही एक चेंज आने वाला है कि पहले हमारे यहाँ फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी सिस्टम था। मतलब कि पहले आप प्रूफ करिए, आप प्रूफ लेके आइए कि आपको जो नुकसान हुआ है वो वैक्सीनेशन की वजह से हुआ है, उसके बाद जिम्मेदारी तय की जाएगी कि किसकी गलती थी। मगर अब क्या है कि अब जो चेंज आया है कि नो फॉल्ट सिस्टम आ गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई जो लोग हैं उनको प्रूफ ना करना पड़े। किसके लिए ये नो फॉल्ट सिस्टम आया है? वन इन स्टेट रन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, जितने भी गवर्नमेंट जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम चला रही है उसमें ये नो फॉल्ट सिस्टम आ गया है। द केस arose from writ petitions filed in various courts by families claiming that their relatives had died or suffered serious injury after receiving COVID-19 वैक्सीन। कह रहा है कि ये जो केस आया है वो उन फैमिलीज द्वारा जो याचिका दायर की गई बहुत से कोर्ट्स में, वो ये क्लेम कर रहे थे कि उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी मृत्यु हो गई या फिर उनको बहुत ही ज्यादा गहरी चोटें लगी हैं या फिर सीरियस इंजरी हुई है कोविड-19 के वैक्सीनेशन के बाद। ठीक है। रचना गांगू was over the death in 2021 of two women aged 18 and 20। कह रहा है कि ये जो रचना गांगू केस था, ये दो महिलाओं की जो कि 18 या 20 साल की थी, उनकी डेथ के ऊपर था। Allegedly from vaccine induced immune thrombotic thrombocytopenia। कह रहा है कि कथित रूप से ये जो उनको समस्या थी, ये क्या थी? वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये जो कुछ बीमारी होगी वैक्सीन की वजह से हो गई होगी थी उनको। कह रहा है कि इसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी, ऐसा कहा जा रहा था कथित रूप से। मतलब राइटर यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा है कि वो क्लेम नहीं कर रहा है, कह रहा है ऐसा लोग कह रहे थे। ये लिखने का तरीका होता है। अ रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कोविशील्ड वैक्सीन। कह रहे हैं कि ये जो बीमारी की बात यहाँ पे हो रही है VITT, ये कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन होता है। मतलब कि करोड़ों में किसी एक व्यक्ति को हो जाएगा, सबको नहीं होगा। मतलब किसी ने ले भी रखी हो 2020-21 में तो डरने की जरूरत नहीं है, सबको नहीं होता, रेयरेस्ट केस में होता है। Affected families contended that India had no dedicated mechanism to compensate those harmed in a state-run program। कह रहा है कि जो प्रभावित फैमिलीज थी, जिनको असर पड़ा था, उनका ये तर्क था, कंटेंडेड मतलब तर्क देना, कि इंडिया के पास कोई डेडिकेटेड सिस्टम नहीं है कंपनसेशन देने के लिए। मतलब इंडिया के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो प्रभावित हुए लोग हैं उनको सही से मुआवजा मिल सके।
दोज हार्म्ड इन अ स्टेट रन प्रोग्राम, उनके लिए नहीं है, जो कि सरकार द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, चाहे वो वैक्सीनेशन का हो, किसी भी चीज का हो, मेडिकल से रिलेटेड, और उनको कोई नुकसान हो जाए तो भारत के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे उनको हम मुआवजा दे सकें। फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक, द गवर्नमेंट रेजिस्टेड इस्टेब्लिशिंग अ कंपनसेशन पॉलिसी, सरकार जो है वो हिचकती रही, हमेशा एक तरीके से पीछे हटती रही कि इन कंपनसेशन पॉलिसी को बनाने में। बिकॉज, क्योंकि इट हेल्ड दैट, उनका ऐसा मानना था दैट वैक्सीनेशन वॉज वॉलेंट्री, कि जो ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये लोग अपनी इच्छा से करते हैं। वॉलेंट्री मतलब आप कुछ अपनी इच्छा से कर रहे हो, जैसे कि कोई भी अगर आप अपना वैक्सीनेशन लेने जा रहे हो या वैक्सीन लेने जा रहे हो तो उसमें क्या है कि आपकी इच्छा इन्वॉल्व है, इसीलिए सरकार कहती है भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है कंपनसेशन देने की। सीरियस AEFI रेट्स वर एक्सट्रीमली लो, और सरकार का कहना है कि जो आफ्टर इफेक्ट है, मतलब जो वैक्सीनेशन की या दवाई के बाद जो बाद की जो जो इफेक्ट होता है कभी कभार, वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली लो है, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती एक तरीके से। एंड एग्रीव्ड सिटीजन्स कुड स्यू वैक्सीन मैन्युफैक्चर इन सिविल कोर्ट। एग्रीव मतलब होता है जिसको कोई, मतलब जो पीड़ित हो, है ना, जिसको कोई समस्या हो, तो सरकार का कहना है कि जो एग्रीव सिटीजन है वो, जो जिसने वैक्सीन बनाई है, उसको सिविल कोर्ट में उसको स्यू कर सकते हैं, उनके ऊपर मुकदमा चला सकते हैं। स्यू मतलब मुकदमा। अ पोजीशन द कोर्ट हैज सिंस रिजेक्टेड एज बीइंग इम्प्रैक्टिकल फॉर ऑर्डिनरी इंडिविजुअल। जो बात सरकार कहती है उसको कोर्ट ने पूरी तरीके से नकार दिया है, ये कहते हुए कि भाई ये आम लोगों के लिए बहुत इम्प्रैक्टिकल बात है। मतलब आपको एक तो समस्या है, आपने वैक्सीनेशन कर रहा हूँ, वैक्सीन ली, अब वैक्सीन लेने के बाद क्या है कि आपको कोई समस्या हो गई, अब आप तो वैसे ही परेशान हो, आपकी फैमिली वाले भी परेशान हो, अब सरकार कह रही है कि जाओ जाओ भाई, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर जो है उनके खिलाफ आप मुकदमा कर दो सिविल कोर्ट में जाकर, अब उनसे जाके निपटो। तो कोर्ट ने कहा भाई ये इम्प्रैक्टिकल है, ये आम इंसान ये सब थोड़ा ना करेगा इतना ज्यादा, वैसे ही वो कोर्ट कचहरी से डरता है बेचारा, अब तुम कह रहे हो कि जाके उसको क्या कहते हैं अपना देख लो। द न्यू रूलिंग ऑल्सो बिल्ड्स ऑन जेकॉब पोलियल 2022, कह रहा है कि ये जो नए निर्देश आए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये 2022 में जो जैकॉब पोलियल केस था उसके ऊपर भी आधारित हैं। इन विच, जिसमें द कोर्ट रिजेक्टेड चैलेंजेस टू इमरजेंसी वैक्सीन अप्रूवल, कि इमरजेंसी वैक्सीन अप्रूवल के जो अगेंस्ट में याचिका दायर की गई थी कोर्ट में, कोर्ट ने उन सारी याचिकाओं को रिजेक्ट कर दिया था। इमरजेंसी वैक्सीन अप्रूवल का मतलब होता है कि कभी कभार अचानक से जब हम कोई वैक्सीन मार्केट में लाते हैं लोगों के लिए, तो उसको अप्रूव करना पड़ता है। मगर कुछ याचिकाएं ऐसी थी, कुछ लोगों का मानना था अरे कहीं ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में कोई ये लोग गड़बड़ कर दें। मगर क्या होता है कि उस समय ये सब बातें नहीं सोची जाती हैं। मान लो कि अगर 1000 लोगों को वैक्सीन की जरूरत है और उसमें से ये खतरा है कि भाई उसमें से सिर्फ 990 लोग बचेंगे और 10 लोग मर सकते हैं, तो सरकार क्या करेगी, या इस समय आप क्या करोगे? आप यही कहोगे भाई 9 से 90 लोगों को बचाओ, 10 लोग पता नहीं बचे ना बचे, हम नहीं भी चलाएंगे तब भी मर जाएंगे, वो उससे ज्यादा ही लोगों की मौत होगी। तो ये होता है कि इमरजेंसी वैक्सीन जो अप्रूवल लाने की कोशिश थी, तो कोर्ट ने काफी ज्यादा जो उसमें बाधाएं आ रही थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। बट एम्फेसाइज, मगर एक चीज पे जोर दिया था, द नीड टू मेक AEFI डेटा पब्लिकली अवेलेबल, कि जो AEFI डेटा है उसको सार्वजनिक रूप से, मतलब लोगों के सामने रखा जाए। AEFI डेटा क्या होता है, ये दिया हुआ एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, मतलब जब कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है उसके बाद लोगों की जो समस्याएं आती है उसको बोलते हैं हम AEFI डेटा। ठीक है। इन 2024, कह रहा है 2024 में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर साइंटिस्ट हैड एस्टैब्लिश द सेम कंसर्न इन मेडिकल लिटरेचर, जब साइंटिस्ट ने पहले ही एक चिंता जताई थी मेडिकल लिटरेचर में, उस कुछ सालों के बाद एस्ट्राजेनेका एक्नॉलेज इन अ यूके कोर्ट डॉक्यूमेंट दैट कोविशील्ड कुड इन रेयर इंस्टांसेस कुड कॉज VITT। कह रहा है कि जो एस्ट्राजेनेका है इसके बारे में माना गया था यूके के कोर्ट में, यूनाइटेड किंगडम के कोर्ट में, कि कोविड शील्ड कुछ रेयर केसेस में VITT वाली बीमारी कर सकती है, जो अभी उन्होंने पीछे पढ़ा था। सिंस मोस्ट इंडियंस वर वैक्सीनेटेड, कह रहा है कि विद कोविशील्ड, की बहुत से ऐसे इंडियंस हैं जो कि कोविशील्ड से उनको लगी थी। द एडमिशन फर्दर undermined the government's position that links between the vaccine and certain death were unproven or coincidental। कह रहा है कि ये जो यूके कोर्ट में माना गया कि हाँ एस्ट्राजेनेका जो कोविशील्ड थी वो संबंधित थी कुछ बीमारियों से, तो
तो ये जो माना गया, इससे जो सरकार की, जो भारत सरकार की पोजीशन थी उससे वो कमजोर होती है, अंडरमाइन मतलब कमजोर होती है, कि सरकार ये कह रही थी बार बार कि जो वैक्सीन है और जो भारत में कुछ डेथ हुई है उसका कोई प्रूफ नहीं है, वो प्रूवन नहीं है और सिर्फ कोइंसिडेंटल है, मतलब एक अकस्मात चीजें हो गई हैं, मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है इनके बीच में। डिस्पाइट ऑपरेटिंग वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स, India has historically lacked a dedicated national vaccine injury compensation program। कह रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन एफर्ट चलाने के बावजूद भी भारत ऐतिहासिक रूप से उसके पास कोई भी डेडिकेटेड नेशनल वैक्सीन इंजरी प्रोग्राम नहीं है, कि हम अगर हमें कंपनसेशन देना है तो हमारे पास इस देश के स्तर पे इस तरीके का कोई भी प्रोग्राम नहीं है। मैनी कंट्रीज, कह रहा कि बहुत से कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस, जिसमें यूएस भी शामिल है एंड द यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है, हैव सच वैक्सीन इंजरी कंपनसेशन प्रोग्राम। इनके यहाँ पे इस तरीके के कंपनसेशन प्रोग्राम हैं वेयर क्लेमेंट्स नीड नॉट प्रूफ नेग्लिजेंस। क्लेमेंट का मतलब होता है दावेदार, है ना, पिटिशनर, जिसने दावा किया हो। तो कह रहा है कि उनको क्या कहते हैं, किसी चीज का मतलब जो लापरवाही उनके साथ हुई है उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि उनके साथ ऐसा हुआ है। ऐसे प्रोग्राम यूनाइटेड स्टेट और यूके में मौजूद हैं, फिर भी उनको कंपनसेशन मिल जाता है। बट ओनली अ प्लॉसिबल लिंक टू वैक्सीनेशन। प्लॉसिबल का मतलब कि जो चीज हम जिसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, जो चीज रीजनेबल हो, ठीक है। तो कह रहा है कि एक ऐसा उनको रीजनेबल लिंक देना होता है बस, कि हाँ, कि जो भी समस्या हुई है वो वैक्सीनेशन के बाद हुई है। मतलब अगर वो ये कह दें कि भाई मैं ट्यूसडे को वैक्सीन लगाने गया था और सैटरडे आते आते तक मेरे साथ मेरे हार्ट में प्रॉब्लम निकली, बस इतना ही बहुत है। बस अब उनको प्रूफ नहीं करना है कि नहीं नहीं, कल को आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था इसलिए समस्या हो रही है, आपका खान पान ठीक नहीं है इसलिए समस्या हो रही है, वैक्सीन से कोई रिलेशनशिप, उनको इतना अपनी प्रूफ करना है। उन्होंने बस बोला, एक हल्का सा देखा कि हाँ लिंक है, और वहां पर उनको कंपनसेशन मिल जाता है। Even the global COVAX facility established a no-fault mechanism for 92 low and middle income countries। कह रहा है कि कोवैक्स जो वैक्सीन थी उसने भी 92 कंट्रीज में, लो और जो मिडिल इनकम कंट्रीज थी उनमें भी नो फॉल्ट सिस्टम को इस्टेब्लिश किया था, मतलब वहां पे नो फॉल्ट मैकेनिज्म वाला सिस्टम लेके आए थे। ड्यूरिंग द पैंडेमिक, कह रहा है कि महामारी के दौरान, द गवर्नमेंट हैड रिपोर्टेड ओवर 1100 डेथ्स फॉलोइंग वैक्सीनेशन अक्रॉस 219 करोड़ डोजेस एडमिनिस्ट्रेड। सरकार ने ये रिपोर्ट किया था कि भारत में 219 करोड़ डोजेस देने के बाद, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया था उसके बाद 1100 डेथ का मामला सामने आया था। द कोर्ट रूल्ड दैट फॉर अ वेलफेयर स्टेट, और कोर्ट ने ये कहा कि अगर जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, अपने लोगों का भला चाहती है, दीज रिप्रेजेंट इंडिविजुअल ह्यूमन लाइफ, तो उनके लिए सिर्फ ये आंकड़े नहीं है, ये एक तरीके से हमारे लिए लोगों की मृत्यु का सवाल है। एंड दैट द एब्सेंस ऑफ अ फॉर्मल पॉलिसी लेफ्ट अफेक्टेड फैमिलीज इन अ लीगल वैक्यूम। और कोर्ट ने ये बोला कि जो हमारे पास पहले जो मतलब फॉर्मल पॉलिसी नहीं थी, हमारे पास कंपनसेशन वाली स्कीम नहीं है, उससे बहुत सी जो अफेक्टेड फैमिलीज थी उनको एक तरीके से कानूनी मझधार में छोड़ दिया गया। मतलब लीगल वैक्यूम का मतलब यहाँ पे है कि उनके पास ना तो कोई कानूनी रूप से कोई सहारा है उनके पास, ना कोई ऐसा सिस्टम है जो उनको मुआवजा दे सके। मतलब हमारे देश में इस तरीके का कोई भी कानून नहीं है कि अगर आपको वैक्सीनेशन के बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो ना तो आप कोर्ट जा सकते हैं, ना ही आपको बहुत ज्यादा कंपनसेशन मिलता है। तो कोर्ट कह रहा है कि ऐसे एक तरीके से जो फैमिलियां हैं वो फंस के रह गई हैं, बीच में ही रह गई हैं। It has also been clear that its directive is not based on adjudicating whether the vaccine caused specific injuries or deaths। एडजुकेट का मतलब होता है निर्णय लेना, डिसाइड करना। तो कह रहा है कि कोर्ट ने ये साफ साफ क्लियर कर दिया है अपने निर्देश में कि उनका जो डिसीजन है इस चीज के ऊपर बेस्ड नहीं है कि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि वैक्सीन की वजह से ही कुछ बीमारियां या डेथ हुई है। मतलब उन्होंने ये एकदम स्पेसिफिकली नहीं बोला है। नॉट डज इट रिप्लेस ऑल फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटीज इन पब्लिक हेल्थ। और साथ साथ कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया है कि उनका जो ये फैसला है वो जो और मतलब ऑल
फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटीज हैं जहां पर आपको प्रूफ करना ही करना है कि हाँ हमारे साथ ऐसा हो गया है, कह रहा है कि वो उसको रिप्लेस नहीं करता। मतलब जो पहले जो ऑल फॉल्ट बेस्ड वाली लाइबिलिटीज की स्कीम है, कोर्ट ये कह रहा है कि हमारा ये जो नया फैसला आया है ये उनको चेंज नहीं करता, वो वैसे ही के वैसे ही रहेंगे इन पब्लिक हेल्थ। हाउएवर, हालांकि इट सेट्स एन इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट कि इस फैसले ने एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तय किया है फॉर फ्यूचर वैक्सीनेशन ड्राइव, जो आगे आने वाली फ्यूचर वैक्सीनेशन ड्राइव्स होंगी उनके लिए, इंक्लूडिंग द न्यू वन फॉर एचपीवी। और कह रहा है कि अभी अभी जो ये एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें भी ये लागू होता है। Affirming the state's duty of care when endorsing medical interventions for the public good. Affirming मतलब होता है तय करना, ठीक है, affirm मतलब पुष्टि करना, और endorse मतलब होता है सपोर्ट। कह रहा है कि साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी एक तरीके से तय किया है कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसकी ड्यूटी बनती है लोगों का केयर करना जब वो कोई भी मेडिकल अभियान चला रहे हो लोगों की अच्छाई के लिए। मतलब अगर आप कोई भी अभियान चला रहे हो, कोई भी मेडिकल इंटरवेंशन कर रहे हैं लोगों की हेल्थ के लिए, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनकी केयर करें अगर उनके साथ कुछ भी बुरा होता है तो। What is the primary shift in legal liability introduced by the Supreme Court's directive in the Rachna Gangu case? कह रहा है कि अब हमारे यहाँ क्या प्राइमरी शिफ्ट आया है, क्या शिफ्ट आया है लीगल लाइबिलिटी को लेकर। लीगल लाइबिलिटी मतलब क्या लीगल जिम्मेदारी है लोगों की, जो कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश के बाद, जो रचना गांगू केस में उन्होंने निर्देश दिया उसके बाद ये जो शिफ्ट आया है, कह रहा है वो क्या प्राइमरी शिफ्ट है। वो यही शिफ्ट है कि पहले हमारे यहाँ फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी सिस्टम था, मतलब कि आपको प्रूफ करना पड़ता था कंपनसेशन लेने से पहले, मगर अब क्या हो गया, अब नो फॉल्ट कंपनसेशन की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है आगे। A shift from a government funded system to a manufacturer funded system, कोई बात नहीं ऐसी। A shift from a fault based liability system to a no fault compensation scheme भी एकदम करेक्ट आंसर है, यही हम लोग ने पढ़ा था। Did the Supreme Court reject the government's earlier position that citizen could simply sue vaccine manufacturers in civil court? कह रहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट का जो पहले जो कहती थी कि लोग वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को उसके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं सिविल कोर्ट में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है? हाँ, कर दिया है, क्योंकि उन्होंने माना था कि लोगों के लिए ये इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। बिकॉज द कोर्ट डिटरमाइंड that vaccine manufacturers are immune to all civil lawsuits। नहीं, ऐसा नहीं है। कह रहा है कि क्योंकि कोर्ट ने ये माना था कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उनके ऊपर केस नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं। बिकॉज सिविल लिटिगेशन वॉज डीम्ड इम्प्रैक्टिकल फॉर ऑर्डिनरी इंडिविजुअल टू परस्यू। हाँ, यही माना था क्योंकि उनको ये पता था कि ये जो चीज कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई उनके ऊपर मुकदमा कर दो, ये इम्प्रैक्टिकल है आम इंसान के लिए। तो बी एकदम करेक्ट आंसर है। Did AstraZeneca's 2024 code admission in the UK impact Indian government's legal standing? कह रहा है कि क्या जो एस्ट्राजेनिका ने 2024 की यूके की कोर्ट में एडमिट किया था कि हाँ उनकी जो वैक्सीन है उससे प्रभाव लोगों को पड़ा था, उससे डेथ हुई थी, तो क्या उससे जो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कह रही थी उसकी जो बातें थी कमजोर हुई थी? हाँ, हुई थी। It proved that the governments had intentionally hidden data from the general public। कह रहा है कि ये प्रूव करता है कि गवर्नमेंट ने जानबूझकर डेटा को लोगों से छुपाया था। नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं दिखाया गया है। It justified the government's claim that serious AFI rates were too low to track। कह रहा है कि ये भारत सरकार की जो क्लेम है उसको एक तरीके से जस्टिफाइड करता है, उसको एक तरीके से बताता है कि ठीक है कि AFI रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है इसी उनको ट्रैक करने के लिए। ऐसा भी कहीं नहीं बात की गई। It undermined the claim that links between the vaccine and the certain deaths were unproven। कह रहा है कि एक तरीके से जो सरकार ने क्लेम किया था उस बात को कमजोर किया था कि जो सरकार कह रही थी कि वैक्सीनेशन और डेथ में कोई भी लिंक नहीं है, तो यही बात कही गई थी। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। Distinction does a no fault mechanism like those in the US or the UK offer to claimants compared to traditional law। कह रहा है कि ये जो नो फॉल्ट मैकेनिज्म है जैसे कि यूएस और यूके में है, क्या वो ट्रेडिशनल लॉ से जो क्या कहते हैं जो दावेदार हैं उनको क्या अलग चीज प्रोवाइड करते हैं? ये क्या मतलब नो फॉल्ट और ट्रेडिशनल लॉ में क्या अंतर है? भाई अंतर यही है कि उनको नो फॉल्ट सिस्टम में किसी तरीके का
कोई चीज प्रूफ नहीं करनी है, बस उनको ये बताना है कि किस तरीके का लिंक है। एक छोटा सा अगर वो लिंक भी दे देंगे तो उनको कंपनसेशन मिल जाएगा। क्लेमेंट मस्ट प्रूव मेडिकल नेग्लिजेंस बाय द डॉक्टर हु एडमिनिस्टर्ड द रोज, नहीं ऐसा नहीं, उनको कुछ प्रूफ नहीं करनी है। क्लेमेंट्स ओनली नीड टू शो अ प्लॉजिबल लिंक टू द वैक्सीनेशन रादर देन प्रूविंग नेग्लिजेंस। हाँ, जो दावेदार है क्लेमेंट्स है, उसको सिर्फ एक लिंक देने की जरूरत है और उनको कोई चीज पूरी तरीके से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कह रहा है कि पैसेज के अनुसार द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, वो किस सिद्धांतों के ऊपर बेस्ड था। डिटरमाइनिंग द साइंटिफिक कॉज ऑफ एवरी इंडिविजुअल इंजरी रिपोर्टेड ड्यूरिंग द पैंडेमिक, कह रहा है कि महामारी के दौरान जितनी भी डेथ हुई थी उसका साइंटिफिक कारण तय करना, नहीं ऐसा नहीं है। रिप्लेसिंग ऑल फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटीज इन एवरी सेक्टर ऑफ द इंडियन पब्लिक हेल्थ सिस्टम, कह रहा है कि हर जितने भी फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटीज वाला सिस्टम है उसको पूरी तरीके से रिप्लेस कर देना, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि ये सिर्फ इसी मामले में है, सारे मामले में नहीं होगा। अफर्मिंग द स्टेट ड्यूटी ऑफ केयर, ये निर्धारित करना, ये एक तरीके से तय करना कि जो स्टेट है वो अपनी ड्यूटी ऑफ केयर निभाए। व्हेन एंडोर्सिंग, जब वो मेडिकल इंटरवेंशंस को सपोर्ट कर रही हो लोगों की अच्छाई के लिए। हाँ, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। ये आज का क्लोज टेस्ट है, एक बार पढ़ के देखो, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। डायरेक्टली करते हैं आज। देयर इज अ डैश, मान लो कि ये कंप्यूटर की स्क्रीन खुली है, ठीक है, ये ऑप्शन है, डायरेक्टली करने की कोशिश करो। देयर इज अ डैश एट द हार्ट ऑफ सिबलिंग रिलेशनशिप्स एंड इट इज दिस that children raised in the same family are forever bound by shared experiences yet have different childhoods। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिबलिंग की जो भाई बहनों का जो रिश्ता होता है उसका मुख्य चीज ये होती है, और कह रहा है कि वो ये है कि बच्चे जो हैं वो एक ही फैमिली में पैदा होते हैं और उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो एक ही जैसा होता है, उसके बावजूद भी उनका बचपना जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब सोचो यहाँ पे क्या होगा। वो ये कह रहा है कि भाइयों का जो रिश्ता है वो एक ही जैसा होता है, उनके जो एक्सपीरियंस है वो भी एक जैसा होता है, मगर बचपना जो है वो अलग अलग होता है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब होता है, एक तो पार्ट ऑफ स्पीच की क्या होती है, नाउन होती है, और इसका मतलब होता है कि जो दिल की धड़कन होता है उसके तेज होने को कहते हैं टैकीकार्डिया। तो यहाँ पे कोई मीनिंग आ रहा है? यहाँ पर नहीं आ रहा है। कोरम पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, कि जब कोई मान लो मीटिंग रखनी है या कुछ भी करना है, किसी चीज को बिल को पास करना है, तो हमें कोरम की आवश्यकता होता है, मतलब कि इतने मिनिमम सदस्य चाहिए, उसको हम बोलते हैं कोरम। तो ये नहीं होगा। माइटोसिस मियोसिस तो पढ़ा होगा सेल डिवीजन में ना, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, मतलब मान लो कि ऐसी स्थिति जहां पे दो बातें कही जा रही हैं मगर दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, एक तो ये कह रहा है कि भाई सिबलिंग का रिलेशनशिप है, एक ही जैसे एटमॉस्फेयर में पैदा होते हैं, एक ही जैसा इनका एक्सपीरियंस होता है, उसके बावजूद भी इनका जो बचपना है वो अलग अलग होता है। तो ये दोनों ही बातें क्या है? विरोधाभास है, पैराडॉक्सियल है, एक तरीके से अपने दोनों ही एक विपरीत बातें हैं। तो यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं? देयर इज अ पैराडॉक्स। अच्छा, आर्टिकल लगा हुआ है, वैसे तो यहाँ सभी नाउन है, तो इसको ये नाउन हो जाएगा, तो यहाँ पे नाउन आएगा। तो देयर इज अ पैराडॉक्सियल एट द हार्ट ऑफ सिबलिंग रिलेशनशिप। ठीक है, द पैराडॉक्स इज partially and most commonly explained by the topic of birth order theory। कह रहा है कि ये जो विरोधाभास है वो काफी हद तक किस ऑर्डर में बच्चे जो हैं वो अपनी फैमिली में जन्म लेते हैं उसके इस थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। द आइडिया दैट योर पोजिशन इन द फैमिली शेप्स योर पर्सनैलिटी एंड पोटेंशियल। कह रहा है कि इस थ्योरी के पीछे जो आइडिया वो ये है कि आपकी जो अपनी फैमिली में पोजीशन है वो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है और आपकी पोटेंशियल को बताती है। मतलब कि अगर आप अपने घर में आप सबसे बड़े हैं तो आपका रोल अलग है फैमिली में, आप मिडिल के हैं तो रोल अलग है, बहुत छोटे हैं या सबसे छोटे हैं तो उसका क्या कहते हैं, रोल अलग है। ओल्डेस्ट चिल्ड्रन, जो सबसे बड़ा बच्चा होता है, फॉर एग्जाम्पल आर बॉर्न इन टू एन अडल्ट वर्ल्ड, एक तरीके से वो बड़े लोगों की दुनिया में पैदा होता है। फुल ऑफ ग्रोन अप लैंग्वेजेस एंड बिहेवियर, लोग लगातार उससे बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, जो बिहेवियर है बहुत बड़ा बड़ा होता है। मतलब आपने देखा होगा, अगर आप बड़े हो, जैसे मैं अपने घर का बड़ा हूं, तो अगर आप बड़े हो तो आपसे लोग क्या कहते हैं बचपन से ही कि तुमको ये करना है, तुमको यहाँ जाना है, तुम्हें ये करना है। और अगर आपके भाई बहन है तो आपने देखा होगा कि उनसे लोग थोड़ा सा
बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, मगर हम जो लोग बड़े होते हैं अपने घर में उनके साथ थोड़ा सा ऐसे व्यवहार किया जाता है कि जैसे उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। ये नेचुरल है, सबके साथ होता है, सिर्फ मेरे नहीं साथ या फिर किसी और के साथ नहीं, सबके साथ होता है ये। गवर्न बाई एंशियस इन एक्सपीरियंस बट स्टिल फ्रेश पेरेंट, कह रहा है कि इसका एक तरीके से कारण ये हो सकता है कि जो माँ बाप होते हैं वो पहली बार माँ बाप बनते हैं, तो उनको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, वो चिंतित भी रहते हैं, एंशियस भी रहते हैं, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं रहता है। बस ये होता है कि वो फ्रेश होते हैं, मतलब एक तरीके से अपनी जब युवा अवस्था में वो पेरेंट्स बनते हैं तो बस वो फ्रेश होते हैं। दे डैश इन द ग्लो ऑफ अनडिवाइडेड अटेंशन, तो उस समय जो ये सबसे बड़ा वाला बच्चा होता है, अच्छा इसके ऊपर लोग जिम्मेदारियां भी देते हैं, इससे बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, मगर सबका ध्यान इसके ऊपर केंद्रित रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी अपनी फैमिली का सबसे पहला बच्चा होता है, तो लोग प्यार भी ज़्यादा देते हैं। तो वही कह रहा है, दे डैश इन द ग्लो ऑफ अनडिवाइडेड अटेंशन। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? वैसे तो यहाँ पे एक ईडियम है, उसको बोलते हैं, चलो पहले देख लो खुद। बास्क, एमोर्टाइज, फोटोसिंथेसाइज, सब्सक्राइब। भाई सब्सक्राइब तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है ना? सब्सक्राइब करना तो ये तो कोई मतलब नहीं है। फोटोसिंथेसाइज, ये फोटोसिंथेसिस वाला वर्ड है, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। एमोर्टाइज का मतलब होता है कि अपने कर्ज को धीरे धीरे चुका देना, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। बास्क, बास्क का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा आनंद को लेना, तो ये कहते हैं बास्क इन द ग्लो। ये पूरा एक फ्री वो होता है, इडियम होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी मनाना या आनंद लेना। तो दे बास्क इन द ग्लो ऑफ अनडिवाइडेड अटेंशन, मतलब जो उनको दोनों ही माता पिता से अटेंशन मिलता है, वो उसका बहुत ज्यादा आनंद लेते हैं। तो यहाँ बेस्ट क्या होगा? हमारा ए होगा। Their infancy will be markedly different to that of their little brother or sister who will born into a family। कह रहे हैं कि जो बड़े होते हैं उनका जो बचपना होता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है अपने भाई बहनों के मुकाबले। These second born children have a toddler as their role model, ally and nemesis। कह रहा है कि जो दूसरे दूसरे नंबर में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके पास एक अपना ही दोस्त होता है, मॉडल होता है। मतलब टॉडलर की बात यहाँ पे कह रहा है, जो पहला बड़ा भाई होता है, तो उन जब वो दूसरा बच्चा आता है तो उनके लिए वही रोल मॉडल होता है, वही एलाई होता है, साथी होता है। और नेमेसिस मतलब एक तरीके से जो उनसे कंपटीशन करता है वो होता है। नो न्यूक्लियस, और बेचारों को नए कपड़े भी नहीं मिलते क्योंकि पहले वाले के होते हैं तो उसी में यूज हो जाते हैं। एंड दे ऑल्सो हैव टू शेयर देयर पेरेंट्स अटेंशन, और साथ ही साथ जो दूसरे नंबर में जो बच्चे आते हैं उनको अपने पेरेंट्स के अटेंशन को शेयर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बड़े भाई का भी थोड़ा हिस्सा होगा, छोटे वाले का भी कुछ होगा। दीज पेरेंट्स आर अ लिटिल लेस फ्रेश, कह रहे हैं कि ये जो पेरेंट्स होते हैं ये उतने ज्यादा फ्रेश नहीं होते। एंड अ लिटिल मोर, क्या होना चाहिए बताओ यहाँ पर? वो फ्रेश नहीं होते मगर कुछ एक्सपीरियंस होता होगा उनको। क्यों? क्योंकि पहले बच्चे से वो अपना एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं। तो क्या होगा? फ्यूडियसरी, फ्यूडियसरी का मतलब होता है किसी चीज के मतलब विश्वास से जो चीज जुड़ी हुई हो, ट्रस्ट से जुड़ी हुई हो, तो इसको मतलब नहीं है। आइसोथर्मल फिजिक्स का वर्ड होता है, मतलब एकदम सेम टेम्परेचर हो हर जगह। सैवी का मतलब यहाँ पे एक तरीके से अनुभव है या फिर एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है। सोलिपिसिस्टिक का मतलब होता है कि एक तो ये फिलॉसफी से जुड़ा हुआ वर्ड है, इसका मतलब होता है सिर्फ अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपने ही ऊपर ध्यान देना, तो ये कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाई द टाइम एनी सब्सिक्वेंट चिल्ड्रन कम अलॉन्ग, कह रहा है कि इसी समय अगर कोई दूसरा बच्चा आता होगा, एक तरीके से सबसे छोटा वाला जब अगर बच्चा आता होगा, पेरेंट्स आर एट देयर मोस्ट रिलैक्स एंड मोस्ट एग्जॉस्टेड, तब तक जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो चुके होते हैं, क्योंकि उनको पता है, वो एक्सपीरियंसड है कि किस तरीके से पालना है, किस तरीके से संभालना है, मगर साथ ही साथ और ज़्यादा थके भी होते हैं। यंगेस्ट चिल्ड्रन, कह रहा है जो सबसे ज़्यादा छोटा बच्चा होता है, डैश अ लॉट स्पोकन एज अ ट्रू मिडिल सिबलिंग, कह रहा है कि मैं ये बात एकदम सही कह रहा हूँ कि जो सबसे छोटा जो बच्चा होता है उसको बहुत ज़्यादा छूट मिलती है। गेट थ्रू, गेट बैक, गेट अराउंड, गेट अवे, क्या होना चाहिए यहाँ पे? गेट थ्रू का मतलब होता है किसी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से पार पाना, है ना, कठिनाई से पार पाना, तो ये नहीं होगा। गेट बैक का मतलब होता है वापस आना, तो कोई मतलब नहीं है। गेट अराउंड का मतलब होता है किसी समस्या से बचकर निकलना, तो ये भी कोई मतलब नहीं है। गेट अवे का मतलब होता है कि आप बच कर निकल जाते हैं। गेट अवे मतलब जब भी आपको पनिशमेंट देने का टाइम आता है तो आप उससे बच के निकल जाते हैं, क्योंकि आप सबसे छोटे हैं, सबसे लाडले हैं, सबसे प्यारे हैं। तो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यंगेस्ट चिल्ड्रन गेट अवे अ लॉट स्पोकन एज अ ट्रू मिडिल सिबलिंग, बट नीट एज बर्थ ऑर्डर थ्योरी में भी, कह रहा है कि चाहे बर्थ ऑर्डर थ्योरी कितनी भी सही हो,
Our place in the family roll call cannot fully account for the ways in which we grow up together apart as sibling. कह रहा है कि ये कभी भी नहीं बताया जा सकता कि हमारी फैमिली में जो रोल है कि उसकी वजह से हमारा जो अलग अलग एक तरीके से बिहेवियर रहा, हम अलग अलग तरीके मतलब भाई बहन होने के बावजूद भी अलग अलग तरीके से हम बड़े हुए, ये चीज़ वो एक्सप्लेन सही से नहीं करती है. टू डू दैट कह रहा है कि ये चीज पता करने के लिए वी मस्ट एग्जामिन, हमें पता करना होगा, एंड इन सम केसेस अनटेंगल, और कुछ केसेस को सुलझाना होगा, एंड ऑल ऑफ द डैश अंडर पिनिंग आर एक्सेप्टेड रोल्स एज रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट बॉर्न्स, प्रॉब्लमैटिक मिडल्स और स्पॉइल्ड बेबीज. क्या कह रहा है कि जो जितनी भी समस्या है जो कि आधारित है हमारे एक्सेप्टेड रोल्स के ऊपर, मतलब किस तरीके से जो पहला बच्चा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, मिडिल वाला जो होता है वो प्रॉब्लमैटिक होता है, समस्या खड़ा होता है, और जो लास्ट वाला होता है उसको बहुत ज़्यादा लाडला होता है. स्पॉइल्ड मतलब लाडला. क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द जेंट्रिफिकेशन मतलब होता है किसी खराब या किसी गरीब इलाके को डेवलप करो ताकि वहां पे अमीर आ जाए, उनके लिए, अमीरों के लिए नहीं, कोई मतलब नहीं है. नॉटीनेस का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता. हाँ तो हो सकता है, नाउन होती है, पार्ट ऑफ स्पीच. ऑल ऑफ द नॉटीनेस, ऑल ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, कह रहा है कि जितनी भी ये जटिलता है वो किसके ऊपर आधारित है कि जो हमारी रोल्स हैं कैसे हैं, रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट बॉर्न्स, प्रॉब्लमैटिक मिडल्स और स्पॉइल्ड बेबीज. हेमोडायलिसिस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हेमोडायलिसिस जो है वो खून के साफ करने वाली जो मशीन होती है उससे रिलेटेड होता है, तो कोई मतलब नहीं है. यूसरफ्ट का मतलब होता है कि आप एक तरीके से कानूनी मंजूरी मिलती है कि आप किसी की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, तो कोई मतलब नहीं यहाँ पे. तो बेस्ट यहाँ पर जो जटिलता आ रही है तो वो यही है. कॉम्प्लेक्सिटी इसका मतलब होगा ऑल ऑफ द नॉटीनेस अंडर पिनिंग आर एक्सपेक्टेड रोल एज रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट बॉर्न. ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं. आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला. अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी. वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास. लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड. पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा. तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.